नमस्कार, अफसरनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे आईएएस अधिकारी से करवाना चाह रहे हैं जो स्वभाव से बहुत ज़िद्दी रही हैं। पिता का प्यार भी बहुत मिला, लेकिन पिता की डांट भी बहुत मिली। लेकिन पिता की डांट का ऐसा असर रहा कि वो जीवन में जहां पहुंचना चाहती थी वहां पहुंची। बहन का भी प्यार मिला और शायद बहन अपनी अंतिम सांसें इसलिए गिन रही थी, इसलिए अपने आप को रोक कर रखा था उन्होंने, नहीं तो वो दुनिया से उस दिन रुखसत हो जाती जब तक वो अपने पैर पे खड़े नहीं हो गई। मतलब वो जिस पद पर पहुंचना चाहती थी जब तक वो नहीं पहुंच गई, जब तक उन्होंने इस दुनिया को अलविदा नहीं कहा। मैं बहुत स्वागत करता हूं 2012 बैच की आईएएस अधिकारी इफ़्फ़त आरा मैडम का। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, टाइम मशीन की तरह थोड़ा सा पीछे लिए चलता हूँ। उड़ीसा का सुंदरगढ़ का जिले का दागोरा गाँव, जी। मैंने सुना है कि, मैंने शायद नाम भी नहीं सुना है, जंगल था उस समय जब आपका जन्म हुआ। मैम कैसे वहाँ पहुँच गई इफ़्फ़त आरा, जो यहाँ की इफ़्फ़त आरा वहाँ कैसे पहुँची? एक्चुअली मेरे फादर रेलवे में थे, तो उस वक्त उनकी पोस्टिंग वहाँ पर थी, तो मेरा जन्म वहीं पर हुआ था। और उसके बाद हम इधर रायगढ़ ज़िले में आ गए थे। मेरे फादर की पोस्टिंग चेंज होके उस वक्त रायगढ़ ज़िले में हो गई थी। फिर मेरा पूरा बचपन कॉलेज तक वहीं बीता, जामगांव। मैम, स्टेशन मास्टर पिता, मतलब बहुत साफ है कि ये जॉब ऐसी होती है कि आज 1 साल 1.5 साल यहाँ, तो फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। परिवार को शिफ्ट करना बहुत मुश्किल होता है मैम, चूँकि जिस जगह में थे दागोरा गांव, जैसा कि आप बता रहे हैं, उसके बाद पोस्टिंग अलग अलग जगह, पढ़ाई पर भी बहुत असर पड़ता है। बट फॉर्चुनेटली मेरे फादर जो जामगांव स्टेशन है वहाँ पे काफ़ी समय रह गए, ड्यू टू एजुकेशन और उसकी जो भी हमारे फैसिलिटीज़ को देखते हुए उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक वहाँ स्टे किया। तो स्कूलिंग हमारी इसलिए वहाँ से, क्योंकि उस वक्त वहाँ पे स्कूल एक हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, काफ़ी एरिया के बीच में एक हायर सेकेंडरी स्कूल था, तो इसलिए मेरे फादर ने काफ़ी लंबे टाइम वहाँ पे स्टे किया ताकि हमारी पढ़ाई हो सके। उस दौर की मैं बात करूँगा मैम, आज भी है लेकिन अब उतना, लेकिन उस दौर में बहुत सारी बंदिशें रहती थी, ख़ास तौर से एक फ़ीमेल के लिए, एक लड़की के लिए पढ़ पाना, आगे बढ़ पाना, लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल पाना। कभी कोई रुकावट घर की तरफ से पढ़ाई को लेकर? पढ़ाई को लेकर तो कभी रुकावट नहीं हुई। हाँ, सिक्योरिटी और जो आप बोल रहे हैं लड़कियों के लिए जो बंदिशें होती, वो बंदिशें थीं, अप टू ए लिमिट वो थीं, पर उसमें पेरेंट्स का कंसर्न रहता है कि मतलब बच्ची घर से निकल रही है या कहीं जा रही है तो सुरक्षित रहे, ये कंसर्न रहता है। तो उसको लेके आज भी पेरेंट्स रहते हैं, उस वक्त भी रहते थे। मतलब एक तरफ उड़ीसा, फिर बीच में छत्तीसगढ़ और फिर मध्य प्रदेश, तीनों राज्यों में मतलब बराबर दौरा रहा आपका। छतरपुर पहुंचने का कारण में? एक तो मेरे ब्रदर वहाँ पोस्टेड थे, प्लस हम जहाँ पढ़ रहे थे जामगांव में जिस स्कूल में, मेरा स्ट्रीम जो था वो साइंस का था, और उस वक्त वहाँ टीचर्स की बहुत कमी थी। तो मेरे फादर को लगा कि शायद यहाँ से ठीक से बच्चे कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने फिर बाई के पास में भेजा। मैम, बायो लेकर आपने पढ़ा, मैंने सुना मैम। बायो बहुत टफ माना जाता है, मतलब बायो का ये माना जाता था बायो ले रहा है आदमी तो उसको या तो डॉक्टर बनना है, उस समय पीएमटी होता होगा बट नेचुरल, तो क्या ऐसा कुछ दिमाग में था? हाँ, दिमाग में था। मैंने पीएमटी दिया भी था इनफैक्ट 2 बार, बट सिलेक्शन नहीं हो पाया। और क्योंकि मुझे लगता है मेरी फिजिक्स थोड़ी कमज़ोर थी, तो उस वजह से नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने बायो स्ट्रीम से ही ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने एमफिल भी कर लिया बायो साइंस में। और उसके बाद फिर मैं इधर पीएससी की मैंने तैयारी की। मैंने सुना मैं बीएससी कर लिया आपने, एमएससी, फिर एमफिल भी आपने किया? एमफिल भी किया। इनिशियली मुझे लगता था कि मुझे टीचर बनना है, टीचिंग लाइन में जाना है, या तो कॉलेज में प्रोफेसर बनना है या स्कूल में टीचर बनना है। मैंने इनफैक्ट बीएड भी किया है, मुझे याद है बिलासपुर यूनिवर्सिटी से मैंने करस्पॉन्डेंस से बीएड भी किया था। तो मेरा मन था, मुझे पीएचडी करना चाहती थी मैं, बट एमफिल करने के बाद मुझे जो लगा कि मैंने यहाँ यूनिवर्सिटी में देखा पीएचडी के स्टूडेंट्स, स्पेशली जो बायो या साइंस स्ट्रीम के होते थे, काफ़ी लंबा टाइम लगता था। मुझे लगा अगर मैं इतने लंबे टाइम तक अगर यहाँ पीएचडी करूँगी तो एक तो फाइनेंशियल मुझे फैमिली का सपोर्ट चाहिए होगा। इसकी बजाय अगर मुझे मेरे ब्रदर ने इनकरेज किया कि आप पीएससी ट्राई क्यों नहीं करते, तो मुझे लगा अगर मैं थोड़ी मेहनत ज़्यादा करूँगी तो मे बी कि मैं जल्दी जॉब में आ जाऊँ
और उस वक्त जैसे टीचर्स की वैकेंसीज़ भी नहीं निकलती थी। मैंने देखा यूनिवर्सिटी में काफ़ी लोग पीएचडी, उसके बाद पोस्ट पीएचडी भी जो प्रोजेक्ट वगैरह वो करते रहते थे, बट वैकेंसीज़ बहुत कम आती थी, तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम थी उस वक्त। तो फिर मुझे लगा मेरे ब्रदर ठीक बोल रहे हैं, तो फिर मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू की। तो मैं मतलब जो इफ़त आरा मैडम मेरे सामने बैठी हैं, वो अगर एक आईएएस नहीं होती तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एजुकेशन सेक्टर में होती या कहीं पढ़ा रही होती जी मैम। और बिलासपुर में तो जैसा कि आपने बताया भाई ने इंकरेज किया, लेकिन उस समय ना मोबाइल था जी ना टीवी थी, जी एक सहारा था वो आकाशवाणी का जो रेडियो एक चैनल चलता था। जी। मैंने सुना पिता बहुत शौकीन थे रेडियो सुनने के। मेरे फादर बहुत शौकीन थे समाचार सुनने के लिए, नेशनल इंटरनेशनल, इसके अलावा क्रिकेट और फुटबॉल मैच के भी, तो उनकी कमेंट्री सुनना, तो उससे जो एक जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, जो एक समझ दुनिया के बारे में, देश के बारे में जो बढ़ी मेरी, ड्यू टू माय फादर। घर में बहुत जिद्दी बोलते हैं आपको, इसका क्या कारण है? जी जिद्दी हूँ मैं बचपन से। क्यों मैम? मुझे लगता है मुझे जो करना है वो करना है, या अगर मैंने जो सोच लिया अगर वो नहीं हो पाता है तो मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। आज भी? आज भी, पर अब मैं काफ़ी कंट्रोल, अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता गया या एज होती गई, अब काफ़ी मैं अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। बट पढ़ाई के दौरान तो हाँ मैं बहुत, मतलब अभी भी जिद्दी हैं कहीं ना कहीं? हैं अंदर कहीं ना कहीं है अभी वो। मैम फर्स्ट टाइम पीएससी जब आपने दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, जी होता है हर किसी के साथ। जो एस्पिरेंट्स जो अभी तैयारी करते हैं, चाहे वो पीएससी की करें यूपीएससी करें, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके लिए? देखिए पीएससी या यूपीएससी, जो भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें काफ़ी पेशेंस चाहिए, वक्त बहुत देना पड़ता है। मुझे याद है मैं महीनों घर के बाहर नहीं निकलती थी। अच्छा, मेरे साथ ये था कि जहाँ मेरे फादर की पोस्टिंग थी वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी, न्यूज़पेपर भी बड़ी मुश्किल से मिलता था या नहीं मिलता था, तो घर पे ही मैंने पूरी तैयारी किया। तो टाइम देना उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो टाइम काफ़ी लंबा भी हो सकता है, तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। और अगर स्टार्टिंग में फेल्योर भी हो रहे हैं तो भी उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने सुना जब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो पिता की बहुत ज़बरदस्त डांट भी सुनने मिली थी, याद आती है आज? बिल्कुल बिल्कुल, और मैं काफ़ी रोई थी, मुझे याद है, बट फिर मैंने मन में ठाना कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। तो फिर जिद की वहाँ पर? जी जी बिल्कुल। उसके बाद का सफ़र कैसा रहा मैम? उसके बाद तैयारी किया मैंने, मेरा सिलेक्शन हुआ, डिफरेंट सर्विस में हुआ, एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर थी बिलासपुर में, और उसके बाद फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड अटेम्प्ट में मेरा इसमें डिप्टी कलेक्टर में सिलेक्शन हुआ। बट इस दौरान फैमिली में बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, मेरी मुझसे बड़ी सिस्टर थी, उनकी डेथ हुई 96 में, और उसके बाद 98 में फादर की डेथ हुई। तो और मैं जॉब भी उस वक्त जॉब भी कर रही थी, तो इन सारी चीज़ों के बीच में मतलब एक तो स्ट्रेस भी काफ़ी था, जॉब भी करना था, फैमिली को सपोर्ट भी करना था, और पढ़ाई भी करनी थी। मैंने सुना है उस समय जब बहन एडमिट थी तो एग्ज़ाम के बाद ही उनका इंतकाल हुआ दूसरे दिन। जी, शायद 24 घंटे पहले सांसें रुक जाती तो आपका सिलेक्शन नहीं मुझे होता। याद है मैं उनको छोड़ के एग्ज़ाम देने, मेरा रायगढ़ में ही सेंटर था, तो मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाना चाह रही थी। उनकी कंडीशन देखते हुए उन्होंने मुझे बहुत ज़िद करके भेजा कि नहीं तुम जाओ एग्ज़ाम दे के आओ, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ एग्ज़ाम दे के आओ। तो मुझे वो चीज़ आज भी बहुत तकलीफ़ देती है वो चीज़। पिता का ड्रीम था जी कि इफ़त वहाँ पहुँचे जहाँ वो चाहते थे। जी अनफॉर्चुनेटली कह लीजिए मैम कि उनका इंतकाल हो गया आपके सिलेक्शन के पहले। जी जिस समय सिलेक्शन की जानकारी आई होगी, निश्चित तौर पर उस समय मोबाइल फ़ोन तो होते नहीं, जैसी भी जानकारी हुई होगी, उस दौरान उस पल पिता की याद किस तरह से आई मैम? बहुत याद आई मुझे। याद है मेरे फादर एक्चुअली में कभी भी उन्होंने, मुझे लगता था कि सर्विस में थे, उन्होंने अपने लिए कभी नहीं सोचा, अपने इंटरेस्ट के अलावा उन्होंने सिर्फ हम भाई बहनों की पढ़ाई पे ध्यान दिया। जो भी मतलब उन्होंने हमें कभी किताबें खरीदने से कभी नहीं रोका, पढ़ाई करने से कभी नहीं रोका, जिसने जो चाहा जैसा पढ़ाई किया उन्होंने। बट वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपनी इच्छाएं वो पूरी नहीं कर पाए। तो हमें लगता था कि हम जब पढ़ लिख के कहीं अच्छे जॉब में आ जाएंगे, अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे, तो हम फादर को वो चीज़ दे पाएंगे जो वो चाहते हुए भी अवेल नहीं कर पाए। तो वो एकदम से
एक तो मुझे याद आया जो उन्होंने मुझे डांटा था जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मुझे लगा आज फादर होते तो उनको कितना गर्व होता। और दूसरा मुझे अफसोस हुआ कि काश कि वो होते और हम उनको उनकी वो सेवा कर पाते, उनको वो फैसिलिटी और उतने मोहब्बत में रख पाते, तो वो तकलीफ़ होती। एक माता पिता अपना सब कुछ दे देते हैं मैम अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, उसकी परवरिश के लिए, लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है तो वो भी चाहता है कि उसके माता पिता ने जितनी दुख तकलीफ़ें कष्ट सहे हैं उसको यहाँ तक बनाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, वो भी उसके लिए कुछ कर पाए। वो आज भी दिल में टीस होती है मैम कि कुछ नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अफसोस होता है। हालांकि मदर हैं, अभी मेरे साथ में ही हैं, तो मुझे लगता है मैं जो पिता इंस्पिरेशन थे आपके। जी जी, बहुत। वो मुझे आज भी वो चीज़ बहुत तकलीफ़ देती है कि काश मेरे फादर होते साथ में। क्योंकि जितना आपसे बात की मैम, आपके परिवार में कोई सिविल सर्वेंट नहीं रहा, कोई नहीं, बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। उसके बाद मैम छत्तीसगढ़ में ही बस गए आप लोग जी। कोरबा पहली पोस्टिंग जी। क्या कुछ याद आता है कोरबा का आज भी? अब कोरबा मेरी पहली पोस्टिंग थी, मैं फ़र्स्ट टाइम ही कोरबा गई थी सिलेक्शन के बाद में, ट्रेनिंग के बाद में, और एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था वहाँ पर। मेरे सीनियर्स भी काफ़ी अच्छे थे, जो मेरे कलेक्टर्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे, और मुझे एक ट्राइबल ज़िला था तो मुझे काफ़ी कुछ देखने को मिला। एक तरफ शहर था जो जहाँ पूरे माइंस थे, पूरे इंडस्ट्रीज़ थी, पावर प्लांट्स थे, और उससे 10 किलोमीटर पे बिल्कुल घना जंगल था जहाँ ट्राइबल लोग रहते थे, प्रिमिटिव ट्राइब्स रहते थे। तो दोनों माहौल मैंने देखा है कि किस तरह की परिस्थितियों में लोग रहते हैं, चाहे वो मतलब विलेज एरिया हो या ट्राइबल एरिया में, किस तरह कंडीशन में लोग रहते हैं। दूसरी तरफ शहर में क्या इश्यूज़ होते हैं, इस तरह का जहाँ इंडस्ट्रियल बेल्ट है वहाँ पे क्या इश्यूज़ होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के क्या इशू होते हैं। दूसरी तरफ जो रूरल एरिया वहाँ डेवलपमेंट के किस तरह इश्यूज़ होते हैं। तो वो दोनों चीज़ें मैंने देखी, तो मेरा काफ़ी मतलब उस एक्सपीरियंस जो मुझे वहाँ पे हुआ, मुझे आगे भी वो काफ़ी काम आया। बिलासपुर में भी आप एसडीएम रहे मैम, कोटा समय, विकासशील साहब उस समय जो है बिलासपुर कलेक्टर हुआ करते थे। जितने लोगों ने भी उनके अंडर ट्रेनिंग ली है, आज भी सब उनका नाम बहुत याद रखते हैं। उनका इलेक्शन का जो कंडक्शन जो है, इलेक्शन जो कंडक्ट कराने का जो हुनर है, वो सबको प्रभावित करता है। आपको भी प्रभावित किया? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। बेसिकली इलेक्शन का मैनेजमेंट शुरू से आखिर तक किस तरह किया जाता है, किस तरह से होमवर्क करना पड़ता है, रूल्स को, डायरेक्शंस को, इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से पढ़ के प्लानिंग करनी चाहिए, इलेक्शन की प्लानिंग किस तरह से होती है। फिर प्लानिंग से के अलावा जो टीम वर्क होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वो मैंने उनसे बहुत सीखा कि वो एक तरह से बहुत तगड़ा होमवर्क करते थे, फिर टीम के पूरे लोगों को बैठा के वो डिस्कशन करते थे। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने पढ़ लिया तो मैं जो बोल रहा हूँ बस वही करना है। वो सबको बैठा के वो सबसे डिस्कस करते थे, उनका इनपुट लेते थे, फिर फाइनली डिसाइड करते थे कि हाँ इस चीज़ को, इस स्टेप को इस तरह से करना है। तो बहुत स्मूथ कंडक्ट उन्होंने किया था इलेक्शन का। वो मैंने बहुत कुछ सीखा उससे। 2008 में रायपुर भी पदस्थ रही हैं आप, उसमें सुबोध सिंह साहब रायपुर कलेक्टर हुआ करते थे, याद है मुझे। वो भी बहुत सिखाते हैं, मैंने सुना है। उनसे क्या कुछ सीखने को मिला? उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया है, बहुत। उस वक्त लोकसभा का चुनाव यहाँ पे सर के साथ में हमने किया था, तो यहाँ पे इसके वोटर लिस्ट के बहुत इश्यूज थे उस टाइम में। जो एपिक काफ़ी कम थे, 50% के आसपास था, मुझे याद है रायपुर का। तो उन्होंने हमें एक टारगेट दिया कि आप लोग इसको कितना, मतलब उन्होंने हमसे टारगेट मांगा, इनफैक्ट जितने EROs थे उनसे, कि आप कितना करके देंगे मुझे। तो मुझे याद है हम लोगों ने 80+ का टारगेट लिया था। तो एक कलीग है मेरे, उन्होंने मुझे बाद में मीटिंग के बाद बोला आपने इतना ज़्यादा कैसे बोल दिया। मैंने कहा नहीं, हम करके दिखाएंगे। और मुझे याद है हमने बहुत मेहनत किया उस वक्त, और 80+ में हमने वोटर लिस्ट को एपिक से उसको किया। और बाकी का इलेक्शन का भी पूरा जो संचालन था बहुत अच्छा था सर का। माइनिंग एक्ट में बदलाव हुआ था 2015 से 2019। डिप्टी सेक्रेटरी आप रहे मैम माइनिंग विभाग में जी। वो एक ऐसा समय रहता है जब नई चीज़ कोई आती है सिस्टम में, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। और टूरिज्म, टेक्स्ट बुक, स्वच्छ भारत मिशन, IG रजिस्ट्रेशन, समग्र शिक्षा, कमिश्नर हाउसिंग बोर्ड, मार्कफेड MD, डायरेक्टर आयुष, फिलहाल आप हैं। इतने सारे डिपार्टमेंट्स में आप अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। कार्यकाल किसका ज़्यादा याद आता है? कार्यकाल में बोलूँ तो मुझे जो माइनिंग में मैं थी 4 साल मंत्रालय में, तो मुझे वो बहुत याद आता है। उस वक्त पे रूल्स में चेंजेस हुए थे, तो वो एक
तरह से ट्रांजिशन फेज़ था। उस समय डीएमएफ के भी रूल बने थे, स्टेट के जो माइनर मिनरल रूल्स होते हैं वो सब भी बने थे, प्लस जो मंत्रालय की वर्किंग होती है मैंने उन 4 सालों में देखा कि अभी तक, इसके पहले तक हम फील्ड में रहे थे तो हमें फील्ड में मालूम है कि जो निर्देश आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें वर्क करना है, बट वो प्लानिंग किस तरह से होती है, पॉलिसीज़ कैसे बनती है, रूल्स कैसे बनते हैं, ये मैंने उस वक्त सीखा। और शासन किस तरह से काम करता है ये मैंने सीखा वहाँ पे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो पीरियड। पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं मैम छत्तीसगढ़ में, टूरिज्म भी आपने देखा है, लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ टूरिज्म के क्षेत्र में बहुत आगे, बहुत अच्छा कर नहीं पाया, क्या वजह इसकी मानती हैं मैम? देखिए, टूरिज़्म में मुझे लगता है कि एक तो टूरिज़्म में जो भी रहे वहाँ पर एमडी रहे तो उनको एक फुल फ्लेजेड चार्ज में होना ज़रूरी है, मतलब वो टाइम दे पाएँ। अगर एडिशनल चार्ज में टूरिज़्म को देख रहे हैं तो उसको उतने समय में उसको उस तरह से विस्तार दे पाना संभव नहीं है। तो करने को काफ़ी कुछ है, स्कोप है, छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमारे यहाँ इतना रिच जंगल का एरिया है, चाहे बस्तर एरिया हो चाहे सरगुजा एरिया हो, तो बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए समय देना बहुत ज़रूरी है। 1 साल का सूरजपुर कलेक्टर का भी टेन्योर आपने किया मैम, कि कैसा याद आता है सूरजपुर? वो भी माइंस एरिया, कोल का एरिया, वहाँ भी अपने बहुत सारे डिस्प्यूट ज़मीनों को लेकर, ग्रामीणों को लेकर, याद आता है आज भी? जी जी, 1 साल मैं वहाँ पे रही थी ज़िले में। ज़िला अच्छा था, लोग वहाँ काफ़ी अच्छे थे। चूँकि वो माइंस का एरिया था, ACCL की काफ़ी माइंस है वहाँ पर, तो लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होते थे वहाँ पर। लैंड एक्विजिशन में बहुत इश्यूज़ थे, तो मुझे बोला गया था कि लैंड एक्विजिशन में जहाँ पे भी हर्डल्स हैं उनको आपको देखना है, प्रोजेक्ट ऑन हो उनके। तो मुझे याद है एक मडगांव का प्रोजेक्ट था, तो उनका माइनिंग का काम रुक गया था। लैंड एक्विजिशन में होने के बाद भी लैंड का पोजीशन ले पाने में दिक्कत हो रही थी वहाँ, तो उसको मैंने और एसपी ने मिल के बहुत प्लानिंग से उसको हम लोगों ने सॉल्व किया और फिर उनका माइनिंग स्टार्ट हो पाया। तो निश्चित ही उससे जो रेवेन्यू होता है वो गवर्नमेंट को ही आता है, तो वो एक मुझे लगा कि इसमें मुझे ध्यान देना है। तो लॉ एंड ऑर्डर और बाकी लैंड एक्विजिशन भी वो स्मूथ हो, क्योंकि उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। माइंस खुल रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट निश्चित रूप से जनरेट होता है। लॉ एंड ऑर्डर और लैंड एक्विजिशन के भी अपनी तकलीफ़ होती है लोगों की, तो उसको उस तरफ भी देखना और दोनों पक्ष को देखना, दोनों पहलुओं को देखना, और उसमें एक सामंजस्य बिठा के दोनों को समझते हुए आगे बढ़ना, तो वो एक एक्सपीरियंस था मेरा। मैम, आप जिस कम्युनिटी से आती हैं, बच्चियों अभी भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती हैं। आपकी कम्युनिटी, हर कम्युनिटी की बात करूँ, बच्चियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगी? बचपन से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि आज के डेट में जो पैर में खड़ा है वही आगे है, किसी के डिपेंड आप नहीं रह सकते। डिपेंडेंसी वैसे भी जीवन में होनी भी नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि आर्थिक रूप से सक्षम होना बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए, बट आप ऐसे नहीं हो सकते। उसके लिए आपको टारगेट ओरिएंटेड आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि हाँ मुझे यहाँ तक जाना है या मुझे ये करना है, तभी और मेहनत भी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो स्टैंड होने के लिए आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, और फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हैं, तभी आप अपनी जगह बना पाएंगे, चाहे वो फैमिली हो चाहे वो सोसाइटी हो। मैम, जो राज्य प्रशासनिक सेवा या भारतीय सेवा में जो रहते हैं, IAS जो बनते हैं, UPSC जो सेलेक्ट होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो हस्बैंड है या उनका जो लाइफ पार्टनर है जी, वो या तो अगर IAS है तो वो IPS चाहेगा, या तो वो कोई डॉक्टर चाहेगा। आपने एक नौकरीशुदा इंसान को पसंद किया जी। इसका क्या कारण? आरिफ जी कब आए आपके जीवन में? 2000 में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, कोरबा में फर्स्ट पोस्टिंग हुई थी, तो वहीं हमारे कॉमन फैमिली फ्रेंड थे, उनके थ्रू जो है दोनों फैमिली के बीच में परिचय हुआ और हमारी शादी तय हुई। तो ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था कि मतलब हस्बैंड भी एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में हो, बस ये था कि इक्वली मतलब क्वालिफाइड हूँ और समझदार हूँ, ये मन में विचार था, तो उस हिसाब से मैंने डिसीजन लिया। एक बात और आपसे बातचीत करने में आई कि
जब सिस्टर का तबीयत ख़राब रही काफ़ी समय, तो उनके हस्बैंड ने वो साथ जो एक पति का होना चाहिए, जो एक लाइफ पार्टनर का होना चाहिए, वो नहीं मिला। तो क्या ये उम्मीद शुरू से आपको आरिफ जी से थी, ऐसा कोई लाइफ पार्टनर मिले? बिल्कुल, और उन्होंने मेरा साथ भी दिया, अभी भी साथ दे रहे हैं। तो अब जिद कौन करता है आपकी? वो कि आप जिद करते हैं अभी भी? जिद तो अभी भी मैं ही करती हूँ। पूरी होती है ना जिद? बिल्कुल। मैम, बहुत कम लोगों को पता है होगा कि जो बाहर से बहुत सख्त दिखती हैं इफ़त आरा, गार्डनिंग का बहुत शौक है जी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि कुकिंग का भी उतना शौक है, आज भी खाना बनाना बहुत पसंद है जी। ठीक है मैम? हाँ बिल्कुल, मुझे अपनी फैमिली के लिए और लोगों को खाने पे बुलाना और कुछ डिशेस बनाना, स्पेशली नॉन वेज, तो मैं बहुत पसंद करती हूँ। और छुट्टी के दिन में अक्सर मैं कुकिंग करती हूँ। गार्डनिंग भी मैंने देखा, पूरा घर जो है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी छोटे से गार्डन में आ रहा हूँ। कितना समय दे पाती हैं मैम गार्डनिंग के लिए भी? देखिए, मॉर्निंग का टाइम रहता है, उस वक्त थोड़ा समय मिलता है, या छुट्टियों के दिन। तो शुरू से जो बचपन में माहौल मिला, मेरे फादर भी काफ़ी शौकीन थे, मतलब एग्रीकल्चर के अलावा मतलब गार्डनिंग और सारा कुछ उनको बहुत इंटरेस्ट था, तो बचपन से ही देखा हुआ था, तो वो शौक़ मुझे भी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में आपने काम किया मैम, एक ड्रीम होता है लेकिन हर एक इंसान का कि इस डिपार्टमेंट में काम करना, या मुझे ये चीज़ करनी है स्टेट के लिए, कुछ ऐसा सोचती हैं? नहीं, देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर जगह पे अपने मन से काम कर पाएँ। तो मुझे लगता है जितनी जगह भी आप जाते हैं, हर जगह सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है, और वो एक्सपीरियंस दूसरी जगह पे काम आता है। तो मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर एम नहीं था कि मैं इसी चीज़ को करूं। हर जगह जहां मेरी पोस्टिंग रही, मुझे लगा कि जो भी प्लानिंग हुई है, या जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे टाइमली हो और अच्छे से। मैंने सुना है कि कोई भी इंसान अपना शौक कभी नहीं भूलता जी, ना कभी छोड़ता। जी। स्कूल में गाने का बहुत शौक था आपको जी। और ऐसा तो नहीं मैम कि वो गाने का शौक छूट गया हो, क्योंकि दिल में जो बचपन में जो चीज़ें रहती है वो लाइफ टाइम कभी ख़त्म नहीं होती। तो अभी भी कभी अकेले बैठ के गुनगुनाना इस टाइप का कुछ चलता है कि अब बिल्कुल ही बंद हो गया है? ऑलमोस्ट जी, ऑलमोस्ट। थोड़ा बहुत कभी कभी? नहीं, हस्बैंड को ज़रूर शौक है, आरिफ को काफ़ी शौक है, वो तो साथ ही देते होंगे कभी उनका? नहीं, अब नहीं, अब तो। बेटे के बारे में बताएंगे मैम? बेटा मेरा अभी फाइनल ईयर में है, बीए इकोनॉमिक्स कर रहे हैं जी। तो उसको भी यूपीएससी में ही लाना है कि नहीं? उसकी जो भी मर्जी हो, अभी तक तो उसने सिविल सर्विसेज में जाना है, ऐसा उसने डिसाइड नहीं किया है। अब फाइनल ईयर के बाद वो जिस भी फील्ड में जाना चाहें। मैम, जिस परिस्थिति से आप यहाँ तक पहुँचे, आखिरी सवाल मैं कंक्लूड करूँगा जी, उसमें परिवार का साथ मिला आपको, बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाता। आपको ऐसा कुछ लगता है कभी ड्रीम की ऐसे परिवारों के लिए कुछ करना चाहिए जीवन में, या कुछ आपने प्लान करके रखा हो कम से कम गाइडेंस के तौर पर ही? क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाते, या मैं कहूँगा कि पहुंचना चाहते भी हैं तो प्रॉपर गाइडेंस उनको नहीं मिल पाता। नहीं, गाइडेंस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी याद है जब मैंने पीएससी की तैयारी शुरू की थी, तो मुझे किसी ने इनिशियली गाइड किया था कि क्या बुक्स लेनी चाहिए, किस तरह से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि मुझे कोचिंग कभी मिल नहीं पाया। तो मैंने पढ़ के ही सीखा एक तरह से, बट इनिशियल एक गाइडेंस जो मुझे मिला था, उसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो और मेहनत करना, तो उसके बिना तो संभव नहीं है कोई भी टारगेट अचीव करना। और इस तरह के स्पेशली सिविल सर्विसेज के लिए तो बहुत ज़्यादा तैयारी लगती है, बहुत पढ़ना पड़ता है, पेशेंस बहुत लगता है, टाइम बहुत देना पड़ता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैम से बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना इफ़त आरा मैडम को, जिद करिए आप, लेकिन जिद करने की दिशा क्या होनी चाहिए? जिद पॉजिटिव डायरेक्शन में आप करेंगे तो निश्चित तौर पर उस जिद का परिणाम भी आपको आज नहीं तो कल सुखद ही मिलेगा। पिता चाहते थे, वो जिद बिटिया ने पूरी करके दी, और निश्चित तौर पर आपके पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। ज़रूरी नहीं आपकी यूपीएससी सेलेक्ट हो, आप पीएससी दें, जो भी जीवन में करें मन लगा के करें, और ये मान के चलें कि वो आप करके ही रहेंगे। और जैसा कि मैडम ने बताया कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 6 महीना, साल भर, 2 साल, कभी 4-5 साल
कभी 7 साल 8 साल भी लग सकते हैं। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, हड़बड़ी में ऐसे एग्ज़ाम क्लियर नहीं होते। और बाकी ये भी मैडम ने बोला कि जो भी काम करें शिद्दत से करें, मेहनत से करें, क्योंकि मेहनत का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अवसरनामा के लिए इतना ही। अगली बार फिर किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।